हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है। जैसे कि आपको पता है, 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है और 5th सेमेस्टर में बीएससी में 2 बुक हैं। पहली बुक हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए की सेकेंड यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स हमारी चल रही है। फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है और आज इस हम यूनिट में क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का हाइड्रोजिनेशन ये होता क्या है, ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल्स सच एज प्लेटिनम, पैलेडियम और रेने निकल टू फॉर्म एल्केन्स। जब हम एल्केन्स में हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एडिशन कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स की प्रेजेंस में, जैसे कि प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, रेनी निकल हो गया, तो हमें क्या फॉर्म होती है, एल्कीन्स। यही क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आया क्या होती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन? जब हम एल्कीन में हाइड्रोजन की एडिशन करवाते हैं फाइनली डिवाइडेड मेटल्स की प्रेजेंस में, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और रेने निकल हो गया, और हमारे पास एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये एल्कीन ले ली, इसमें हाइड्रोजन ऐड कराए, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम, प्लेटिनम और रेने निकल। रेने निकल क्या होता है, रेने निकल होता है एल्यूमिनियम एंड निकल का एलॉय, उसको क्या बोलते हैं हम, रेनी निकल। और हमें क्या प्राप्त हो गई, एल्केन, और हीट हमारी निकल गई बाहर। तो इसके 1-2 एग्जांपल और देख लेंगे हम, हमें ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो तो गया होगा क्लियर, इतना हार्ड ये नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखो आप, ये ले लिया हमने इसका एग्जांपल। ये हमने एल्कीन ले ली, एथीन, 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल, तो हमें क्या मिल जाएगी, एल्केन, CH3 यह मिल गई हमें एथेन। एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यह है डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा प्रोपेन। ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम और पैलेडियम, नहीं 2 हाइड्रोजन ऐड कराएंगे पहले, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे ना, इन द प्रेजेंस ऑफ Pt और Pd, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल्केन, CH3 CH2 CH3, ये हो गई हमारी प्रोपेन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब एक बात और सुनो, ये फाइनली डिवाइडेड मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की पाउडर फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनली डिवाइडेड मेटल्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो हमने वे रिएक्शन लिख ली थी, उसके बाद उसके आगे से लिखेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन and is used to determine the number of carbon double bonds
और ट्रिपल बॉन्ड्स in an organic molecule for each double bond one mole of hydrogen 22.4 liter at NTP is adsorbed। अब इसे समझते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्वेश्चन यह अराइज होता है कि इस रिएक्शन का यूज कहाँ है। अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स कितने हैं, अगर वो डिटरमाइन करना हो तो हम यूज करते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का। हर डबल बॉन्ड के लिए हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होता है, यानी 22.4 लीटर एट NTP। हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसकी क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म में क्या है। बेसिकली हमारे पास जो हैलोजिनेशन है एल्कीन का, वो सिस एडिशन प्रोसेस है। किस तरीके से वो देखो, ये है हमारे पास कैटेलिस्ट का सरफेस, ये हमारे पास कैटेलिस्ट का सरफेस है। कैटेलिस्ट हमारे पास क्या होता है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एज हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब हो जाता है कैटेलिस्ट के सरफेस पर। ये एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब्ड है, एडी है, एब्जॉर्ब है। तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है किस पे, कैटेलिस्ट के सरफेस पर। और ये एब्जॉर्ब क्या होता है, हमने पढ़ भी रखा है, वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन में किसी मॉलिक्यूल स्पीशीज के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। तो अब देखो यहाँ देखो, यहाँ ये हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर एज हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब हुई क्या, किसके, कैटेलिस्ट के सरफेस पर। तो क्या हुआ हमारा आगे, उसके बाद जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन होगी थ्रू इट्स पाई इलेक्ट्रॉन। किसके, इसके पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी। आप देख रहे होंगे ये हो रही, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्कीन विद कैटेलिस्ट क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आगे इसमें उसके बाद जो एब्जॉर्ब हाइड्रोजन एटम है उनका ट्रांसफर होता है सेम फेज ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर। यहाँ देखो, ठीक है, इधर क्या हो रहा है, ट्रांसफर होता है किसका, हाइड्रोजन एटम्स का सेम फेज में। तो सेम फेज ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर, दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर सिस एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें, सिस प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ इंसर्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं दिख रहा होगा तो मैंने बोल दिया। अब देखो यहाँ पर जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन एटम है वो इंसर्ट हो गया, ये वाला क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, एडजॉर्ब कार्बन एटम यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और हमारे पास क्या बना, हमारे पास उसके बाद रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है, वो डिजोल्व हो जाता है कैटेलिस्ट के सरफेस पर, और हमारे पास फिर से क्या हो जाती है, कैटेलिस्ट रीजनरेट हो जाती है।
इसको एक बार मैं और वापस से बता देती हूँ, ठीक है, ठीक से समझ में आ जाएगा। और दोबारा सुनने में आपको दिक्कत तो होती है, लेकिन एक बार और सुन लो आप फिर भी। हमारे पास जो हैलोजिनेशन है एल्कीन का, वो सिस एडिशन प्रोसेस है। किस तरीके से, वो देखो, ये क्या है, ये है कैटेलिस्ट सरफेस, यह कैटेलिस्ट का सरफेस। कैटेलिस्ट हमारे पास क्या होता है, वो सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो एज हाइड्रोजन एटम को एडजॉर्ब हो जाता है, और कैटेलिस्ट किस पे एडजॉर्ब हो जाता है, कैटेलिस्ट सरफेस पे। एडजॉर्ब मैंने बताया था क्या होता है, ये एडजॉर्ब है, एब्जॉर्ब नहीं है। तो एडजॉर्ब होता है वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई सब्सटेंस हाई कंसंट्रेशन में किसी मोलिकुलर स्पीशीज के सरफेस पर एक्यूमुलेट हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एडजॉर्ब ऑन कैटेलिस्ट सरफेस, जो हाइड्रोजन है वो एडजॉर्ब हो गया है कैटेलिस्ट सरफेस पर, ठीक है। तो उसके बाद जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम लेंगे उसकी एडजॉर्ब होगी थ्रू इट्स पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ एडजॉर्प्शन हो गई थ्रू इट्स पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर अब आगे देखो, आगे क्या होता है। तो उसके बाद जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन एटम है उनका ट्रांसफर होता है सेम फेज ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पर सिस एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, सिस एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है, ये मिल गया। अब आगे यहाँ पर जो एडजॉर्ब हाइड्रोजन एटम है वो इंसर्ट हो गया, ये हाइड्रोजन एटम क्या है, इंसर्ट हो गया, और हमें क्या मिल गया, ये देखो इधर इंसर्ट हो गया कार्बन डबल बॉन्ड में। उसके बाद हमारे पास जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होता है वो डिजोल्व हो जाता है कैटेलिस्ट के सरफेस पर, और हमारे पास फिर से क्या होता है, कैटेलिस्ट रीजनरेट हो जाता है। यानी हमारे पास अब जो फ्रेश एडजॉर्प्शन होगी हाइड्रोजन और अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, उसके लिए रूम एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारे पास मिल गया है। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। थोड़ा आगे चलते हैं, हीट ऑफ हैलोजिनेशन और पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आगे हम पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। पहले लिख लें फिर समझ लेंगे। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन is an exothermic process and the amount of heat evolved when 1 mole of an alkene is hydrogenated is called its heat of hallucination। हाइड्रोजिनेशन में मुंह से हैलोजिनेशन निकला है, ये हाइड्रोजिनेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हाइड्रोजिनेशन ही है।
तो क्या है, हाइड्रोजनेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 mole of an alkene is hydrogenated is called its heat of hydrogenation। जब हम एल्कीन के 1 मोल की हाइड्रोजिनेशन करते हैं, जो हीट हमारे पास इवॉल्व होती है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये देखो आपके सामने क्या कुछ डाटा लिखा है एल्कीन्स का और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का इन किलोजूल पर मोल दिख रहा है ना। तो एथेन के केस में हमारे पास ये देखो, ये है एथेन, और इसके केस में हमारे पास 137.1 किलो जूल, ये सारे किस में है, किलो जूल पर मोल में। ठीक है, वो यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहीं लिख दिया, किलो जूल मोल पर इन्वर्स है। जो प्रोपीन है उस पर 125.8 किलोजूल पर मोल है। तो देखो जब हम इनकी तो अब यहाँ पर फर्स्ट 3 एल्कीन्स देखो, ये है ना फर्स्ट 3 एल्कीन्स, देखो यहाँ पे ये इस पे ध्यान दो। यहाँ पे जो फर्स्ट 3 एल्कीन है, जब हम इनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें सेम ही प्रोडक्ट मिलने वाला है जो होगा ब्यूटेन। ठीक है, इनकी हाइड्रोजनेशन करने पर हमें सेम प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, ब्यूटेन, लेकिन इनकी डिफरेंट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। ये क्या है, इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, शुरू के 3 देखने हैं, ये डिफरेंट है। इसका मतलब ये मस्ट है कि एल्कीन्स में डिफरेंट एनर्जीज हैं। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या हुआ, एल्कीन्स में जो एनर्जी है वो डिफरेंस है, जिनके कारण इनकी स्टेबिलिटीज भी क्या है, डिफरेंट है। इसके बाद अभी देखो हम बात करें किसकी, प्रोपीन की। यहाँ देखो प्रोपीन की अगर बात करें हम, CH3, ये मैं अभी समझा रही हूँ ऐसे ही, ये स्क्रीनशॉट अगर लोगे तो आप इतना ही लोगे, ये समझाने के लिए लिया है। प्रोपीन ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन नहीं प्रोपीन। 1 मिनट, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, इधर लिख देती हूँ मैं, इधर ये हमने ले लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला होता है अल्फा, अल्फा कार्बन, और इसके पास जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। समझ में आ गया, ये हमने ली है प्रोपीन, ये हमने प्रोपीन ली है। इसमें हमें पता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला होता है अल्फा कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है उन्हें हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पे, 3, यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं, अब देखो, अब इसे देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हमारे एथेन। अगर हम बात करें एथेन की, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0 अल्फा बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर हम देखें इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल कौन सा ज़्यादा होगा, इसमें प्रोपीन होगा ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल है। अभी हमने देखा ना यहाँ पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, प्रोपीन। तो अब यहाँ देखो ज़्यादा स्टेबल कौन है, प्रोपीन है, लेकिन इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, कम है, एथेन से कम है ना। इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किससे कम है, एथेन से कम है, और स्टेबल क्या है, ज़्यादा प्रोपीन है। तो हम बोल सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो हम अब बोल सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, और ये बात ध्यान में रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है
ठीक है, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं ये। तो जितनी ज़्यादा एल्कीन्स की स्टेबिलिटी होगी उतनी कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो समझाने के लिए क्या था, इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 है, ज़्यादा नहीं है, या नोट करके लिख लो या पॉइंट्स डाल लो, कुछ भी लिख के लिख लो उन्हें। ठीक है, एन पहला क्या है, एन अनसब्स्टिट्यूटेड पहला पॉइंट, एन अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सच एज एथीन has the highest heat of hydrogenation। पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रेटर द नंबर of alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms more stable is the alkene। थर्ड पॉइंट, out of geometric isomer the trans isomer is slightly more stable than the corresponding is isomers। ये 3 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, वो जो हम देख ही चुके हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, देखो सेकंड पॉइंट जो है, ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स मोर स्टेबल इज द एल्किन, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स हमारे पास अटैच्ड होंगे डबल बॉन्ड कार्बन एटम्स के साथ, उतनी ही स्टेबिलिटी होगी उस एल्किन की। थर्ड पॉइंट, out of geometrical isomers the trans isomer is slightly more stable than the corresponding is isomers, कि geometric isomers के केस में trans isomer slightly stable होगा corresponding cis isomers के। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HOH। आपने इन एल्कीन्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। ठीक है, HOH मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहली एल्कीन हमारे पास ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी, रुको एक सेकंड, पांचवी एक और पांचवी, ये छठी, पांचवी और लिखी जाएगी यहाँ। अब देखो हम इसमें पहले देखेंगे कि इनमें सब में इसके अलग सबके कि किसमें कितने कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसमें कितने हैं, एक तो यहाँ हो गया, 2 3 4, तो 3 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो टोटल कितने हुए, यही लिख देती हूँ, टोटल 3 3 6 3 9 3 12, 12 टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। कितने, 12 12। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ये कितना, 12 लिखा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने, यहाँ है 3 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, टोटल कितने हो गए, 3 3 3 9। यहाँ कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ये 9 है अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितने हैं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कितने हो गए, 6, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे भी 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ है 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं, 0 अल्फा। ठीक है, ये वाली थर्ड, ये वाली और ये वाली आप देख रहे हो, ये है सिस ट्रांस वाली, सेम है बस सिस ट्रांस का सिस्टम है इसमें। तो अब इसमें देखो एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेबिलिटी देखेंगे एल्कीन की, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसकी, इधर ही लिख दूँ फर्स्ट, उसके बाद सेकंड है, ठीक है, उसके बाद थर्ड है, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, फिर है 6। ये क्या है, एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और हमें पता है हीट ऑफ, हमें देखना क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और हमें पता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के, है ना, ये हमने पढ़ लिया था, ये हमें पता है। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे हो जाएगा हमारा, पहले 4th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोजन ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 6। तो यहाँ क्या है, 3rd और 4th में हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारे पास सिस ट्रांस वाला फैक्ट आ जाता है। जो ट्रांस आइसोमर्स है वो स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल होता है देन कोरेस्पॉन्डिंग सिस आइसोमर्स के। इसीलिए पहले हमारा क्या आया, ये, फिर ये आया। जो हमने पॉइंट्स लिखे थे नोट, उसमें हमने बात लिखा दी थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।